सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। मैं आज आपके लिए पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। याद रहे, पाक व्हील्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप गाड़ियाँ, बाइक्स या उनसे रिलेटेड ऑटो पार्ट्स खरीद और बेच सकते हैं। अगर आप भी अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स के ऊपर 40 लाख से ज्यादा ऑनलाइन जेन्युइन जो है कस्टमर मौजूद हैं। आज ही अपनी गाड़ी का ऐड पाक व्हील्स पे लगाने के लिए पाक व्हील्स की ऐप जो है एंड्रॉइड या iOS पे डाउनलोड कीजिए या अपने कंप्यूटर के थ्रू पाक व्हील्स पे जाएं, लॉग इन करें और बड़े आसान से प्रोसेस से जो है ऐड लगाएं और तकरीबन 40 लाख के करीब कस्टमर जो हैं उन तक अपना ऐड पहुंचा सकते हैं। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आज ही पाक व्हील्स पे जाके अपनी मर्जी की गाड़ी जो है उसको सिलेक्ट करें। याद रहे, गाड़ी खरीदने से पहले पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस जरूर कॉल करें, जो कि आपको गाड़ी का कंप्लीट चेकअप जो है 200 पॉइंट्स के ऊपर देती है, जिसमें गाड़ी का पेंट, सस्पेंशन, इंजन, टायर तमाम चीज़ें शामिल हैं। धोखा खाने से बचें। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए हमारा UN नंबर है 042111943357 नंबर है, या हमारी ऐप्स के ऊपर भी आप जो इंस्पेक्शन सर्विस कॉल कर सकते हैं। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये काफ़ी अर्से से मैं देख रहा था, उसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती थी। वीगो है, ये बेसिकली 2013 मॉडल का। टोयोटा ने वीगो को लॉन्च किया था 2006-07 के अंदर। पहले पाकिस्तान में ज़्यादातर थाईलैंड इंपोर्ट गाड़ी आती थी, फिर लोकली मैन्युफैक्चर आना शुरू हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा था वीगो चैम्प। इंजन का फ़र्क था, थाईलैंड में ज़्यादातर जो गाड़ी आती थी वो 3000 सीसी थी और 2500 सीसी भी आती थी। इसी तरह इसका जो यूके वर्जन था उसमें 3000 सीसी इन्विंसिबल भी आता है। हमारे साथ राशिद भाई हैं, इनकी गाड़ी है, ये भी 2500 सीसी है। और इसको क्या बोलते हैं बहुत गाड़ी को? ये यूके मॉडल है, इसको HL2 कहते हैं, हाइलेक्स HL2। HL2 कहते हैं। और जो इन्विंसिबल होता है वो 3000 है, ये 2500 है। वो 3 लीटर होता है, 3000 सीसी 1 KD इंजन के साथ आता है। ये 2500 2 KD होता है, बट पाकिस्तानी वर्जन से ये काफ़ी बेहतर होता है। इसके इंजन में चेंजिंग होती है, इंटरकूलर होता है और टर्बो भी फ़र्क होता है, इसमें VNT टर्बो होता है। अगर हम अपने यूजर्स के लिए एक्सप्लेन करना चाहें, जो लोकल वीगो चैम्प आता है उसमें भी 2500 सीसी 2 KD इंजन ही होता है। उसमें भी 2 KD इंजन होता है। यूके वर्जन में भी ये है और जो थाईलैंड में भी 2500 आता है। तीनों में इंजन सेम है। इंजन सेम होता है, लेकिन ऊपर जो सामान होता है उसमें फ़र्क होता है। इसमें इंटरकूलर टर्बो है। जो लोकल गाड़ी है वीगो चैम्प जिसको बोलते हैं, वो उसमें इंटरकूलर नहीं होता, टर्बो होता है। टर्बो उसमें होता है, बट है। उसका टर्बो जो है बिल्कुल छोटा है। सादा टर्बो और छोटा टर्बो होता है। सही है। इसमें जो टर्बो होता है, इसका टर्बो और 1 KD जो 3 लीटर आती है उसका टर्बो एक ही होता है। सो मैं यूजर्स के लिए बताता चलूँ, इन तमाम चीज़ों से गाड़ी की जो आउटपुट फिगर्स हैं उस पर फ़र्क पड़ता है, इसके टॉर्क पे, इसके हॉर्स पावर पे और इसकी जो आउटपुट है उस पर फ़र्क पड़ता है। बहुत सही है। बिल्कुल। जो पाकिस्तानी वर्जन होता है वो तकरीबन 100 bhp होता है। ठीक है। क्योंकि जो पाकिस्तानी इंडस ने जो गाड़ी दी थी उसमें जो इंजन उन्होंने दिया है जी। वेरिएंट, वो मलेशिया में भी आता है, थाईलैंड में नहीं आता वो। सही है। लेकिन उसमें वो तकरीबन 100 हॉर्स पावर होती है। ठीक है। और जो ये वाला वर्जन है और थाईलैंड वाला अगर 2500 आप लेते हैं तो वो 140 हॉर्स पावर होता है। तो 40 हॉर्स पावर का फ़र्क बहुत है। ज़्यादा फ़र्क है। और तकरीबन कोई 70-80 Nm टॉर्क का फ़र्क होता है विद सेम इंजन। विद सेम इंजन। आगे इसका जो अगर नई जनरेशन में देखें तो फिर रेवो आ गया। रेवो में जो था पहले 1 KD इंजन था। 1 KD था। जो पाकिस्तान में इन्होंने वर्जन दिया है वो और पूरी दुनिया में कहीं नहीं आया। ठीक है। वो उन्होंने 1 KD जो वीगो में 3000 सीसी इंजन आया था, वो रीवो में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 2016 में। वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं आता। रेवो के अंदर रीवो में आता था। रीवो में नहीं आता था, वीगो में तो आता है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने चेंज करके उसको 250 कर दिया। उन्होंने उसको चेंज करके यूके में, क्योंकि 250 नहीं आता रीवो, उसमें 2400 आता है ऑटो। सही है। और जो थाईलैंड में 2400 और 2800 दोनों ही लॉन्च किए थे 2016 में रीवो उन्होंने। लेकिन उसमें जो 2400 होता है वो मैनुअल मिलता है, ऑटो नहीं आता उसमें। पहले मेरे पास 1 KD वाला था इनविंसिबल, मुझे याद है लास्ट सरफरंगा पे आप लेके गए थे, वो इनविंसिबल 3000 सीसी था, वो 3 लीटर था, वो भी यूके मॉडल था। वो भी मैनुअल था। वो मैनुअल था। अच्छा, तो आप मैनुअल गाड़ी, मतलब मैं यूजर्स के लिए समझने की कोशिश करूंगा कि आपका परचेज डिसीजन जो आपने मैनुअल गाड़ी ही क्यों ली? बिकॉज अक्सर लोग ऑटोमेटिक को पसंद करते हैं, कि खास तौर पर रैली के लिए मैनुअल लेते हैं, कि जनरली आपको ज़्यादा पसंद? कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था, लेकिन गाड़ी की चॉइस होती है। गाड़ी अगर आपको मैनुअल भी अच्छी मिल जाए तो आप मैनुअल ले लें। आपको ज़रूरी तो नहीं है कि ऑटो है, अपने यूजेज पे है आपके। अगर आप मैनुअल गाड़ी समझते हैं कि आप चला सकते हैं, क्योंकि मेरा इतना शहर के अंदर चलाना नहीं होता तो लोकली, तो क्योंकि मैनुअल गाड़ी लोकल चलाने के लिए थोड़ा सा लोग कहते हैं कि जी रश में ज़रा जो है ना, वो मिसकंसेप्शन भी होती है। मैंने क्योंकि गाड़ी आप जब लेके आए थे तो मैं आपके साथ था, इस्लामाबाद से चलाई थी, तो इसका कोई क्लच इतना हैवी नहीं, लोगों को लगता है बड़ी गाड़ी है तो क्लच बड़ा हैवी होगा। नहीं, मैं ये अब गाड़ी मैं डेली ड्रिवन गाड़ी है। सही है। मेरे पास दूसरी गाड़ी भी ऑटो, लेकिन मैं नहीं वो चलाता। ठीक है। मैं यही गाड़ी चला रहा हूँ जब से ये आई है, यही चला रहा हूँ मैनुअल। अच्छा, तो ये कितने की ली आपने, कब ली? ये हमने ली थी 4-5 महीने हो गए। ठीक है। और ये हमने 30 की ली थी। ठीक है। सो आपने 2013 मॉडल का
जो है इंपोर्टेड ये लिया है हाइलेक्स, आपको 30 लाख रुपए का 30 मिला। लाख रुपए अगर का आप 2013-14 का लोकल गाड़ी लेते हैं तो वो भी तकरीबन 30-32 वो लाख भी रुपए की 30 थी। से 32 डिपेंड करता है, वो 30 के ब्रैकेट में वो और भी अगर गाड़ी मिल थाई जाती लेते है। 2013 का वो इससे महंगा होता। थाई में 2500 वाली गाड़ी बहुत रेयर होती, ठीक है। है, यूके में मिल जाती हैं, सही है। लेकिन थाई मॉडल में थाईलैंड में भी गाड़ी वो कम ही आती है। 3000 सीसी अगर सेम मॉडल लेते तो कितने का मिलता अंदाजा? 13 मॉडल की अगर हम थाई मॉडल लेते तो वो 40 की ब्रैकेट में मिलनी थी, ठीक है। और उस वक्त, और अगर हम यूके मॉडल इनविंसिबल ऑटो लेते तो वो गाड़ी 37-38 की मिल जानी थी। 2-3 लाख रुपए का यूके और जो थाई मॉडल है उसमें ठीक फ़र्क होता है। तो फिर भी आपको उन दोनों से तकरीबन 7 से 10 लाख रुपए सस्ती मिली गाड़ी। बिल्कुल। और ठीक है। ये भी वही काम करती है जो 3 लीटर करती है, फ्यूल पे भी बहुत अच्छी है। और इसकी मैनुअल होने की वजह से फ्यूल एवरेज क्या है इस गाड़ी की? इसकी जो हाईवे पे एवरेज है वो 15-16 करती है ये, 1 और लीटर में? हाँ जी, और लोकल में मेरी गाड़ी जो है ना 11-12 करती है। ठीक है। ठीक सो आपने गाड़ी खरीदी, आपने इसको अभी इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कोई मुझे नज़र आ रहा है कोई आपने थोड़ी बहुत चेंजेस भी की हैं, तो आपको लगता है कि जितने पैसों में आपने गाड़ी ली इट्स वैल्यू टू मनी है, आप कोई चीज़ मिस करते हैं कि यार इसमें ये चीज़ होनी चाहिए थी? बिल्कुल वैल्यू टू मनी है। जिस तरह हमारे मुल्क में गाड़ियों के रेट ऊपर जा रहे हैं, सही है। तो अब तो इस तरह की गाड़ियाँ मिल ही नहीं रही, क्योंकि हाँ। मैंने जब से लिया मुझे बहुत सारी ऑफरें आती रही हैं कि हाँ। गाड़ी भेज दें, गाड़ी भेज दें। ना मैंने ऐड दिया, ना मैंने कोई किसी को बताया, लेकिन दोस्त ही मुझे कह रहे हैं कि जी गाड़ी देनी है, मतलब बार बार कह रहे हाँ, थे। जो इट मीन्स आजकल की के मार्केट के इट मीन्स सिचुएशन है के उसमें गाड़ी 34-35 गाड़ी लाख की मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से। और सारे वही काम ये करती है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक 4x4 में होनी चाहिए, मतलब इस तरह की कोई चीज़ इसमें कमी नहीं है किसी चीज़ की। अगर इसको कंपेयर करें जो आम 3000 सीसी वीगो है ऑफ रोडिंग के लिए, तो इसमें पावर कमी तो नहीं है? ऑप्टिमल पावर है? वन ऑलवेज टेंड्स टू थिंक यार ये 2500 है वो 3000 है तो बड़ा फर्क होगा पावर का। नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये जो इम्पोर्टेड गाड़ी है इसमें इतना फ़र्क नहीं है, जो पाकिस्तानी गाड़ी है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो फ़र्क तो है। काफी लोग कहते हैं बहुत स्लगिश है। हाँ, वो बहुत होती है, वो तो उसकी टॉप स्पीड नहीं होती है। इसकी टॉप स्पीड भी बहुत अच्छी है, 180-190 तक ये भी चली जाती है, ठीक है। और 3 लीटर भी चला जाता है। सही है। तो बाकी इसमें कुछ चीज़ें थी दूसरा जो अगर इंटीरियर में देखें, मेरा ख्याल है इनविंसिबल जो होता है 3000 सीसी उसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल होता है। जो यूके मॉडल गाड़ी आती है सही है। उसमें ये जो पैनल होता है ये डिजिटल होता है, सही है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी होता सही है है। उसमें। ठीक है जी। इसमें नॉर्मल है। हीटेड सीट्स भी आती हैं स्टीयरिंग उसमें, कंट्रोल होता है उसके अंदर। उसके अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल होता है, और इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं है। हीटेड लेदर सीट्स होती हैं। उसमें कई गाड़ियों में हीटेड आती हैं, कईयों में नहीं आती। तो इसका साइड व्यू मिरर उसके हीटेड आते हैं, रिट्रैक्टेबल भी होते हैं। रिट्रैक्टेबल इसके होते हैं, नहीं है। इसके नहीं है। आपके और फ्रांस की गाड़ी जी, में एक और चीज बिल्कुल। कॉमन है। और ये HL2 जो गाड़ी होती है ये बिल्कुल बेसिक गाड़ी होती है, सही इसमें है। ओवर फेंडर्स भी नहीं आते। बिल्कुल। इसमें जो रिम आते हैं वो स्टील के आते सही हैं है। ओरिजिनली। आपने इसकी आउटलुक बाहर से चेंज की, मैंने ओवर फेंडर लगे इसको हुए हैं। ओवर फेंडर्स जो थे वो लगवा लिए, ठीक वो है। इजीली मिल जाते हैं। सही है। और मेरे पास क्योंकि सो बेसिकली ये बेस वेरिएंट। बेस वेरिएंट होता है, बट इंजन में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है। इसके बाद फिर एक वेरिएंट 2500 में आता है, HL3 उसको कहते सही हैं। है। दैट इज मोर यू कैन frills ज़्यादा से हैं। उसमें ज़्यादा थोड़ी एसेसरीज ज़्यादा होती ठीक हैं, है। रिट्रैक्टेबल होते हैं, ट्रिम्स होती हैं, अंदर ये टीवी और उसमें पैनल होता स्टीयरिंग है। कंट्रोल होगा। बिल्कुल स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल कंट्रोल भी होगा कि नहीं? क्रूज नहीं 2500 में नहीं आता, 3000 में आता है, इसमें नहीं है। इसमें नहीं आता, लेकिन ये सारी चीज़ें लग जाती हैं। ठीक है। ये आपने हेड यूनिट बाद में लगवाया? जी, ये हेड यूनिट मैंने बाद में लगवाया। है। इसमें पहले यूके से ही लगा हुआ था, सही उसमें उसका GPS ऑफ हो गया था, ठीक है। तो मैंने इस वजह से चेंज किया। और इसमें कितने एयर बैग्स आते हैं? इसमें आपके डुअल एयर बैग है, एक दो के और भी हैं? 2 हैं इसमें। ठीक है। मेरा ख्याल HL3 में 4 या 5 जो होते हैं। होता है उसमें जो इनविंसिबल होता है उसमें 6 एयर बैग होते हैं। ठीक है। साइड वाले भी होते हैं, लोकल में और मेरा ख्याल है ऊपर- 2 ही आते हैं, यहाँ भी होते हैं और ऊपर। लोकल में 2 आते हैं खाली। लोकल में भी 2 आते हैं। सही। रेवो में ज्यादा है, रेवो में तो नीचे भी आता है, नी वाला भी आता है, रेवो में अब 3 है। हाँ जी, रेवो में। ठीक हो गया। अच्छा राजी भाई, इस गाड़ी को आपने लिया है, आपने अभी चलाया है, फ्यूल एवरेज भी आपने बता दी, कोई ऐसी चीज़ जो अभी आपने ये भी बता दी कि ये अच्छी ऑप्शन है, वैल्यू टू मनी है, कोई चीज़ जो आप मिस करते हैं कि यार इस गाड़ी में ये भी होती तो बेहतर होता? इस गाड़ी में जो चीज़ मैं मिस करता हूँ, एक तो रिट्रैक्ट मिरर्स होने चाहिए थे, वो नहीं है। ठीक वो है। मुझे कई दफ़ा होता है, गाड़ी आपने खड़ी करनी है, आपने शीशे आपने साइड मिरर रिट्रैक्ट करने होते हैं, वो नहीं होते, वो मुझे होता है। बाकी और कोई ऐसी इसमें कोई कमी मुझे या फ़र्क, हाँ स्टीयरिंग कंट्रोल्स का फ़र्क है, वो गहरी बात है, क्योंकि मैं पहले वो इनविंसिबल चला रहा था, उसमें सही था, है। तो एक कंफर्ट होता है उसके अंदर, आप स्टीयरिंग से ही कंट्रोल कर लेते हैं सारी सही। चीज़ें। क्रूज एसी की नहीं है परफॉर्मेंस इसके कैसी है? अंदर। एसी बिल्कुल ठीक है,
सही इसका। है। हाँ बिल्कुल। पीछे वाला एसी वेंट नहीं है तो पीछे तक गर्मी में सही नहीं, रहता है? कोई कंप्लेंट पीछे वाला बंदा नहीं करता बिल्कुल। पीछे वाली सीट की जो पोजीशनिंग है वो थोड़ा थकाने वाली है कि नहीं? ये तो है कि पीछे वाली ऑब्वियसली जो जितने भी Hilux में हाइलक्स सब में होते हैं रहता है। सब में यही होता है, सीट का पोस्चर फ़र्क होता है। ठीक है। लेकिन ये जो थाईलैंड जो गाड़ी होती है यूके मॉडल, इसकी वैसे थोड़ी सस्पेंशन में फ़र्क होता है। सॉफ्ट होती है। इसकी जो पिछली लीफ स्प्रिंग है हम्म, वो चेंज होते हैं थाईलैंड से भी और पाकिस्तानी वाली गाड़ी से। ठीक है, बेहतर तो होते हैं। इसकी सीट्स अभी एक फैब्रिक सीट्स हैं। सही है। सीट्स की डिज़ाइन और सब कुछ थाई मॉडल वाला है इसका। लेकिन जो इनविंसिबल आती है उसमें टोटली फ़र्क होता है, उसकी सही है। फ्रंट दोनों सीट्स फ़र्क होती हैं। सही है, वो तो लेदर भी होती है। बिल्कुल लेदर भी होती हैं, लेदर ना भी हो लेकिन सीट फ़र्क होती है, सीट की डिज़ाइन फ़र्क है। हाँ, और इसमें ये है कि बाकी सीट फैब्रिक मैं प्रेफर करता हूँ लेदर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि गर्मी में गाड़ी खड़ी होती है, लेदर सही बहुत है। हीट होता है, फिर गाड़ी ठंडी नहीं होती है इसी से। ठीक है। तो फैब्रिक सीट जो है ना वो ज़्यादा मैं तो उसको प्रेफर करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मेरे ज़हन में आई, जो थाई में फ़र्क होता है, इसमें मुझे हीटर नज़र आ रहा है, थाई गाड़ियों में हीटर नहीं होता। हाँ जी, थाई वाली गाड़ी में हीटर नहीं होता, तो इसमें हीटर भी है। सही है। और बस सिर्फ ये है कि इसके जो ये लाइट स्विच और क्योंकि इंडिकेटर्स UK होते मॉडल उल्टे हैं साइड यूके पे मॉडल के लेफ्ट पे होते हैं, वाइपर्स का राइट मीटर पे भी होता इसका है। माइल्स में है, आम गाड़ी का नहीं होगा माइल्स में। माइल्स और किलोमीटर दोनों हैं इसमें। सही है। इसमें दोनों आ रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, गाड़ी जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लोग अक्सर ये रिव्यूज़ में भी सवाल आता है और लोग पूछते हैं, एक वाहिद वजह मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में रैली सर्किट के ऊपर वीगो छाया हुआ है। अगर आप देखें किसी भी रैली के अंदर, आप भी जाते रहते हैं, हम भी जाते हैं, तो वीगो जो है वो अक्रॉस द बोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली गाड़ी है। बिल्कुल। उसकी एक वजह इसकी अवेलेबिलिटी इजी होना है, इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, मैकेनिक का इसको समझना है, पार्ट्स की प्राइस है। आपके ख्याल से क्या वजूहत है जिनकी वजह से आपको हर जगह छाई हुई नजर आती है? ये इसलिए बेहतर है, एक तो पाकिस्तान में गाड़ी बनती है, ठीक है। जो वीगो बनता रहा है, सही है। उस वजह से जब गाड़ी लोकली असेंबल होती है तो आपको उसके पार्ट्स भी रेडीली अवेलेबल होते हैं और बहुत सारी उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं पार्ट्स में। ठीक है। थाई पार्ट भी है। हाँ, मैं देखा था और वो 2006-07 वाले को भी कन्वर्ट करके लोग रिवो, रॉको सब कर लेते हैं, हाँ, फेसलिफ्ट वो हो भी जाता है। कर रहे हैं लोग। और प्लस ये है कि उसमें इजीली पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है। बॉडी पार्ट, कोई ऐसा पार्ट ऐसा नहीं होता कि जो आपको बैक ऑर्डर करना पड़े। हम रेडीली जाते हैं ओपन हमने रैली मार्केट में से। देखा गाड़ी उलटती है, विंड स्क्रीन उधर से मिल जाती है। बिल्कुल हर चीज़ इसकी मिलती है, ब्रेक्स हर चीज़ मिल जाती है और कोई ऐसा इसमें कोई काम में मतलब तो पूरे पाकिस्तान के आप किसी भी इलाके में आपको वीगो का पार्ट जरूर जी, आप नॉर्थ भी चले जाएंगे आपको ये गाड़ियों का सामान हर जगह मिलेगा, क्योंकि हमारी आर्मी है, आर्मी के पास भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, इदारों के पास हैं। सो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इज द फर्स्ट थिंग यू थिंक जिसकी वजह से ये गाड़ी सबसे ज्यादा चली है? बिल्कुल, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी है और पार्ट सस्ता भी बहुत है। हाँ। ठीक है ना, आप इसका फ्रंट बम्पर से मैं आप अंदाज़ा ले लें 3000 रुपये का इसका बम्पर मिल जाता है। अच्छा, आपको नेगेटिव बताएंगे? हर गाड़ी के कोई ना कोई नेगेटिव होते हैं, तो इस गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होते हैं, नॉन फॉल्ट होते हैं गाड़ियों के, आपका बड़ा इसमें क्योंकि तजर्बा रैली की वजह से भी है और ये आपकी दूसरी तीसरी वीगो है जो आपने रखी है, तो इनमें कोई खास नेगेटिव आता हो जो आपको पता हो कि यार इनमें ये फॉल्ट आते हैं? इसमें फॉल्ट तो नहीं आप कह सकते कि आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस पे इसको ध्यान करना पड़ता है। ठीक है। आप अगर किसी के पास ड्राइवर्स हैं तो उनके सर पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी आप अपने अंडर रखते हैं सो अगर लेने जा रहे हैं तो पहली चीज मैं तो हर एक को मशवरा देता हूँ कि पहले चेक कर लें कि वो गाड़ों पे ना चली हो, बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने उसमें गने फेंक के अंदर बुरा हाल किया था गाड़ियों का। बिल्कुल वो भी है, लेकिन मेंटेन्ड होनी चाहिए गाड़ी। जो गाड़ी मेंटेन शुरू से होती है उसके इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-2, 3-3 लाख 4 लाख भी चल जाते हैं, इनको कोई ठीक फर्क है। नहीं पड़ता। और इनके इंजन में सबसे फ्रेजाइल चीज क्या है? जिस तरह क्रूजर्स में होता था कि उनका जो पंप था वो महंगा था। इसमें इसके इंजेक्टर्स महंगे होते हैं। ठीक है। ठीक है जी, सिर्फ ये है कि इसका फिल्टर जो है आप डीजल फिल्टर टाइम पे चेंज करें, सही है। डीजल अच्छा डलवाएं कहीं, मतलब इस तरह आपको जो रिप्यूटेड पंप हो सही है। वो, और बाकी कोई नहीं है इसमें कंप्लेंट। सिर्फ ये यूके मॉडल में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है, लेकिन मैंने तो अभी तक फेस कैट और नहीं किया। डीपीएफ का? कैट डीपीएफ भी है इशू, लेकिन इसमें रेडिएटर जो है ना वो छोटा आता है यूके वाले? यूके वाले में। क्योंकि वहाँ का weather सिंगल region कोर थोड़ा फर्क है। रेडिएटर आता है, डबल नहीं आता। सही है। तो हम लोग ये करते हैं कि थाई मॉडल वाला जो रेडिएटर होता है या पाकिस्तानी वाला होता है वो मिल जाता है, वो आपको बहुत इजीली और बहुत सस्ता रेडिएटर है वो मिल जाता है, वो चेंज कर लेते हैं। अच्छा, पार्ट्स आपने बता दिए कि सस्ते हैं। इज इट हार्ड कार टू मेंटेन इन अ सेंस कि जो इसकी नाम जो रेगुलर ऑयल सर्विस है, जिस तरह अभी मैं आपके पास आया तो आप ऑयल चेंज करा रहे थे, तो इसकी ऑयल चेंज जो है वो क्या कॉस्ट करता है रेगुलर? देखें जो
4x4 होती हैं गाड़ियाँ, जीप्स होती हैं या आपके प्राडो सर्फ या इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं उनका कार से तो थोड़ा कॉस्ट उसकी ज़्यादा आती है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उसमें ऑयल की जो क्वांटिटी होती है वो तकरीबन डबल डलती है। अब सही इसमें 7.2 लीटर ऑयल डलता है, इसमें ठीक तो है जी। आप समझ लें कि 2 आपको डब्बे जो है ऑयल के कैंस है, लेने पड़ते सही हैं है। 4 लीटर के। ठीक है। फिल्टर, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर की कॉस्ट कैसी है? एयर फिल्टर भी इसका इतना महंगा नहीं होता और ऑयल फिल्टर भी जो है वो नॉर्मल गाड़ी की तरह ही होता है। ठीक है जी। और वो लोकल कंपनी भी हैं जो बना रही हैं, गार्ड भी है और भी हैं, थाईलैंड वाली भी आती हैं। सो एक एवरेज ऑयल चेंज विद 8 लीटर ऑयल जिसमें 7.2 डलता है तो वो कितना कॉस्ट करता है? वो हमें कॉस्ट करता है तकरीबन आप समझ लें मिनिमम है 6-7 हज़ार। 7,000। और ये कितने किलोमीटर के लिए होता है? ये हम 5,000 किलोमीटर चला लें, 6 चला तो फिर लें, तो उस लिहाज से ठीक है, मतलब सवा रुपए 1.5 रुपए भी नहीं पड़ा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एवरेज तो अगर आप निकालें तो उस लिहाज से तो इट्स गुड इनफ। ठीक है। इसकी सस्पेंशन का रिस्पॉन्स अगर आपने इसको चेंज नहीं किया बिकॉज आपने तो इसमें रैली सस्पेंशन डाला है, जो स्टॉक सस्पेंशन है उसका रिस्पॉन्स कैसा है? वो गाड़ी नरम होती है, अच्छा। उसमें वो सॉफ्ट होती है ये गाड़ी, क्योंकि हमें थोड़ा सा होता है कि थोड़ी सी हाइट भी गेन हो जाती है। ऑफ रोड अगर जाते हैं तो वहाँ पे अगर किसी ने ऑफ रोड नहीं चलानी, नॉर्मल ले रहा है फैमिली नॉर्मल यूज के लिए, चलाए तो और इसकी सस्पेंशन बहुत हार्ड तो नहीं है। लोगों को जनरली होता है कि शायद पिकअप ट्रक है तो शायद कमर में दर्द शुरू हो जाएगी, स्टिफ होगी, वो कॉन्सेप्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने इसको चेंज नहीं किया था अपने स्टॉक सस्पेंशन में तो उसका कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत बेहतर। और आप मतलब एक जिस तरह एसयूवी चलाते हैं, एसयूवी से थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें पीछे लीफ स्प्रिंग होता है, सही है। तो थोड़ा सा तो ज़ाहिर बात है ये बनी इस पर्पस के लिए हुई है गाड़ी, तो ये कमर्शियल यूजेज के लिए है। सो व्हाट डू यू मीन टू से कि थोड़ी बम्पी राइड होती है कि नॉर्मल है, स्मूथ है? वैसे स्मूथ है, लेकिन ये है कि ये तो अपनी पसंद की बात होती है। एक जैसे आप अब क्रूजर सर्फ से कंपेयर कर लें, आपने सर्फ भी रखा था, तो इफ वी कंपेयर सर्फ ड्राइव विद वीगो की या हाइलक्स की ड्राइव तो उसमें कितना को फर्क होगा? ये थोड़ी रजट मतलब ड्राइव ठीक होती है, है इसकी, वो soft होती है। वो सॉफ्ट होती है। सो अगर हम गाड़ी की रीसेल की भी बात करें, यूजर से अभी यार राशिद भाई से बात हो रही थी, तो ये गाड़ी मार्केट में बहुत हाईली जो है एक्सेप्टेबल गाड़ी है और बड़ी मुश्किल से आजकल गाड़ियाँ मिलती हैं। बिकॉज रिसेंटली मैं काफ़ी दोस्तों के लिए राशिद भाई की ख़रीदने के बाद भी इस गाड़ी को जो सर्च कर रहा था इन्विंसिबल को, तो बहुत कम क्वांटिटी में गाड़ियाँ अवेलेबल थी। रेवो जो है वो तकरीबन इससे डबल प्राइस में चला जाता है, वो तकरीबन इस टाइम 70 लाख रुपए की नई गाड़ी है, यूज़ गाड़ी आपको 60 से 70 लाख के दरमियान मिलती है। और इस गाड़ियों का जो डिफरेंशियल है अगर आप बात करें एज अ कंफर्ट वाइज, एज यूटिलिटी वाइज, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। नो डाउट वो एक नई जनरेशन की गाड़ी है, बट बेसिक जो पिकअप ट्रक का एक यूज़ है वो दोनों गाड़ियाँ पर्पस सर्व करती हैं। सो यूज़र ये था आज का रिव्यू। अगर इसके अलावा आप टोयोटा रेवो का रिव्यू देखना चाहते हैं जिसमें यूज़र रिव्यू और एक्सपर्ट रिव्यू दोनों शामिल हैं, तो मैं इसके साथ लिंक लगा दूंगा, वीडियो पे जाके देख सकते हैं। हमने उससे पहले किया हुआ था। वीगो या टोयोटा हाइलक्स जो है इसका रिव्यू काफ़ी अरसे से पेंडिंग था। हमने कोशिश की है कि राशिद भाई का यूज़ करते हुए, उनकी नॉलेज का फ़ायदा लेते हुए आप लोगों के लिए एक तो रिव्यू इस गाड़ी का लेके आएँ और दूसरा जनरली एक कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मॉडल्स बीइंग ऑफर्ड इन टोयोटा हाइलक्स है वो भी कवर करें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels.